स्टार्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का मैं कुछ जवाब दे दूं। कि एक भाई का क्वेश्चन था कि अगर आपने थाईलैंड से अप्लाई किया है तो थाईलैंड क्या मैं विजिट वीज़ा पे आ जाता हूँ, तो क्या मैं वहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ? तो थाईलैंड में आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते विजिट वीज़ा पे आके। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने 90 डे का वहाँ पे स्टे करना है, लीगल स्टे। यानी कि अगर आप थाईलैंड के अंदर 2 साल या 10 साल इनलीगल हो तो वो नहीं काउंट होगा। सिर्फ वो काउंट होगा कि जो आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म वीज़े के ऊपर रह रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि विजिट वीज़ा पे जाके आप यहाँ 90 डेज आपने गुजार लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं। वहाँ पे आपके पास कोई वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा इस तरह का कोई लॉन्ग टर्म वीज़ा होना चाहिए, उस बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंडली ये है कि अगर आप कहते हो कि आप मलेशिया के अंदर भी विजिट वीज़ा पे आके आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी आपने लॉन्ग टर्म का जो दुरानी है वो गुजारना है। सेकंडली ये है कि मलेशिया के अंदर अगर आप आ जाते हो विजिट वीज़ा पे, क्या वहाँ से अप्लाई कर सकते हो? मलेशिया के अंदर भी विजिट वीज़ा से नहीं अप्लाई कर सकते। विजिट वीज़ा से थाईलैंड के अंदर जो पुर्तगाल की एम्बेसी है उसमें जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। उसका तरीकाकार ये है कि मलेशिया के अंदर भी आपके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा या आपके पास कोई वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा आपके पास होना चाहिए। उसकी बेस के ऊपर आप फिर आगे अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी ये है कि आपने 1 साल या उससे ज़्यादा का अरसा गुजारा हो। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना बाद दफ़ा एम्बेसी की होती हैं, यार 6 मंथ गुजार लो, आ जाओ वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ मैं होनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ये जस्ट कुछ चीज़ें सिर्फ बताने के लिए होती हैं। विदेशी वीज़े हमें मिलते नहीं है क्योंकि हम एशियन लोग हैं। सच्ची बात जो है, आपको 1 साल या उससे ज़्यादा का अरसा गुजारना चाहिए फिर आप अप्लाई करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे होने चाहिए? पहली बात यह है कि पुर्तगाल में जो बेसिक सैलरी है वो 870 के करीब चल रही है, 870 यूरो। तो आपने इस तरह मान के चलना है कि 1000 यूरो बेसिक सैलरी लगा लो, 3 मंथ की आपके पास सैलरी होनी चाहिए। ये बन जाता है 3000 यूरो। 3000 यूरो, मगर आपके पास इसका डबल होना चाहिए। अगर आपके पास 3000 यूरो है फिर भी आप एलिजिबल हो, एहल हो, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। मगर मेरा यही है प्रेफरेंस, या मैं यही कहूँगा कि आपके पास 6000 यूरो यानी कि 6000 यूरो आपके पास होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कीजिएगा, ये बेहतर है आपके लिए। उसके बाद आ जाता है अपॉइंटमेंट कब मिलती है। अपॉइंटमेंट कुछ कंट्रीज़ के अंदर अपॉइंटमेंट बंद है, वहाँ पे एजेंट हजरात देते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एजेंट हजरात कहते हैं जी हमसे अपॉइंटमेंट ले लें, या वो लोग जो इख्तियार है जिनके पास सोर्स है वो लोग कहते हैं हमसे ले लें। और उसके बाद आ जाती है कुछ कंट्रीज़ के अंदर अपॉइंटमेंट 2025 के अंदर टोटली बंद है। उसका तरीकाकार ये है, आप अगेन 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 ट्राई करो, अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जैसे मैं दुबई की बात कर रहा हूँ। और कुछ कंट्रीज़ की बात में है अपॉइंटमेंट 1 मंथ बाद की मिलती है या उससे पहले भी मिल सकती है। जैसे आप मलेशिया से अप्लाई करते हो, कुछ कंट्रीज़ में ये होता है कि आप अपॉइंटमेंट के लिए उनको ईमेल करते हो। अगर ईमेल करते हो तो वो अपॉइंटमेंट आपको दे देते हैं, उनकी मर्ज़ी है, अपॉइंटमेंट जब की मर्ज़ी दें। तो इसके लिए कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है कि अपॉइंटमेंट इतने दिनों बाद मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से हैं या ऐसे कंट्रीज़ में हैं जो कि अपोस्टाइल को एक्सेप्ट कर चुका हुआ है, उन कंट्रीज से आपको डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप मलेशिया या थाईलैंड से हो तो ये दोनों कंट्रीज़ ने अपोस्टाइल को साइन नहीं किया हुआ, तो लिहाजा ये दोनों कंट्री से जो आने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो है ये बता रही है कि अपोस्टाइल और अटेस्टेशन में क्या फ़र्क है। ये जो दूसरी वीडियो है ये बता रही है कि पाकिस्तान से अगर आपने अपोस्टाइल या अटेस्टेशन करानी है डॉक्यूमेंटेशन की, उसका क्या प्रोसेस है। ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इंडिया से अपोस्टाइल या अटेस्टेशन करानी है उसका क्या तरीकाकार है। इन तीनों वीडियोस का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से गाइड भी ले सकते हो। उसके अलावा मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा। अगर किसी किस्म की आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन या ना समझ आए तो मुझसे कुछ बात पूछनी हो या क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब बातें हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में आके 3 चीज़ें होंगी। एक डिक्लेरेशन लेटर होगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डिक्लेरेशन लेटर बाद फैसला होता है कि आपको बाहर से ही मिल जाता है, यानी कि वेबसाइट के सोर्स से मिल जाता है। अगर आपको वेबसाइट से सोर्स से नहीं मिल रहा तो टेंशन ना लें, जब आप एम्बेसी जाएंगे एम्बेसी में वो आपको ये लेटर देंगे, आपसे साइन करवाएंगे। इसी तरह आपने फिल करना है वहाँ पे, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस तरह का डिक्लेरेशन लेटर होगा, वो आपको देंगे फिल करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको किस तरह फिल करना है। वहाँ पे एम्बेसी में अगर आपको देते हैं तो आपने इस तरह फिल करना है। अगर आपको एम्बेसी से पहले मिल जाता है तो आप फिल करके भी साथ लेके जा सकते हो। तो ये डिक्लेरेशन लेटर को किस तरह फिल करना है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट के ऊपर है EU, इसका मतलब है मैं थोड़ी थोड़ी पुर्तगीज़ी मुझे भी आती है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपके फादर का नाम आ जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा यहाँ पे आपकी मदर का नाम आ जाएगा, अम्मी का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी।
यहाँ से आगे जाओगे तो नेशनैलिटी आ जाएगी, आप किस कंट्री से हो, या इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, जो भी आपकी नेशनैलिटी है वो आ जाएगी। फिर यहाँ पे आ जाएगा पासपोर्ट नंबर, जिस पासपोर्ट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो वीज़ा, उस पासपोर्ट का नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे आ जाएगा कि किस मकसद के लिए अप्लाई कर रहे हो वीज़ा, तो ये जॉब सीकर वीज़ा है, तो वो यहाँ पे जॉब सीकर लिख दीजिएगा। अब बाकी सारा छोड़ दीजिएगा, नीचे आ जाएगा कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, तो मैं लिख दिया KL मलेशिया। अगर आप सऊदी अरब, दुबई या किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने कंट्री का लिख दीजिएगा, मैं फ़लाँ कंट्री से अप्लाई कर रहा हूँ। उसके आगे डेट आ जाएगी, उसके आगे महीना आ जाएगा, और उसके आगे ये साल आ जाएगा कि 2024, 25, 26, जिस भी साल में अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वो आगे साल लिखा रहेगा। ये सारा इस तरह का डिक्लेरेशन लेटर हो जाएगा। ये डिक्लेरेशन लेटर फिल करके आपने ले जाना है। सिग्नेचर की ज़रूरत होगी तो वो बता देंगे कि इसके ऊपर आप सिग्नेचर कर दें। अब नेक्स्ट मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ कि आपने इसका आइटनरी और उसका कवर लेटर किस तरह रेडी करना है। ये इसका कवर लेटर है, जो कि मैं 2 पार्ट्स में दिखा रहा हूँ। पहले पार्ट के अंदर मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग के ऊपर आप जिस तरह मैंने डिटेल लिखी है, इसी तरह आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, इससे मैंने इसको स्टार्ट किया। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कवर लेटर भी लिख सकते हो। इसी तरह आप कॉपी कर सकते हो, इस तरह लिख सकते हो। हर बंदे का अपना कवर लेटर बनाने का तरीकाकार होता है। कोई रंग बिरंगा बनाता है, कोई तस्वीरें, कोई फूल बूटे लगा के, जिस तरह भी आपका दिल करता है उस तरह का आप कवर लेटर बना सकते हो। अब ये है कि एम्बेसी ऑफ पुर्तगाली एम्बेसी का मैंने एड्रेस लिख दिया हुआ है कि जो कि बैंकॉक के अंदर है। वहाँ पे अब आगे है कि वजह बता रहा हूँ कि किस लिए ये बना रहा हूँ कवर लेटर। सब्जेक्ट लिख दिया है कि एप्लीकेशन फॉर जॉब सीकर वीज़ा। यहाँ पे आ गया जी मैडम शर्म। अब ये है कि मैं ये हूँ अली रांझा, और आगे लिखा हुआ है कि मैंने पाकिस्तान पासपोर्ट है, मेरे पासपोर्ट का मैंने नंबर लिखा हुआ है कि वैलिड, कब तक ये वैलिड है, और मैं ये इस कंपनी में इस जॉब के ऊपर काम कर रहा हूँ, या मेरी ये पोजीशन है और इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। और उसके बाद ये है कि मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस भी है, मेडिकल इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर भी लिखा हुआ है। और उसके बाद आई वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर, वो बता रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार एग्रीकल्चर का सेक्टर का वीज़ा है या सर्विस सेक्टर का वीज़ा है, इस तरह के वीज़े हैं, तो क्या मुझे फिर भी वीज़ा मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। आपके सामने एग्रीकल्चर सेक्टर का वीज़ा था उसके पास मलेशिया में, उसके बावजूद उसको वीज़ा मिल गया। तो फिर ये कह रहा है कि उसके अलावा मेरे पास ई कॉमर्स का, मैं ई कॉमर्स भी करता हूँ अपने स्पेयर टाइम में। मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ, मैंने ये कहा था कि मलेशिया के अंदर जिस चीज़ का आपके पास वीज़ा है सिर्फ वही काम कर सकते हो। अगर किसी और कोई और काम करोगे तो वो आपको शेंजन वगैरह वीज़ा अप्लाई करोगे तो वो आपको वीज़ा नहीं देते, या कोई और काम करते हैं, मैं कहते हो मैं ये भी काम करता हूँ, तो उसको आपको बड़ी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। अब यहाँ पे मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे ये है कि जो आप करते हो ना वो आप बताओ, ये आपका एक प्लस पॉइंट है, यानी कि बंदा काबिल है, या बंदे के पास हुनर है, या बंदा ये चीज़ें जानता है, ये इस ज़ुमरे में आएगा। तो लिहाजा आप बता सकते हो कि मैं अपने फ़ारग टाइम में इस तरह के काम करता हूँ, कि मैं ई कॉमर्स से कर रहा हूँ या सेकंड जॉब कर रहा हूँ, कोई जिस तरह की काम कर रहा हूँ। तो फिर उसने डिटेल बताई हुई है कि मैंने ये काम किया हुआ है, मैंने इतनी देर में ये अपॉर्चुनिटी मैंने हासिल की है, और ये मैंने सक्सेस हासिल की है। वो आप अपने काम की डिटेल दे सकते हो। अब ये उसके साथ साथ आपने उसी की स्टेटमेंट्स भी देनी है, जो आप वाकई काम कर रहे हो उसकी आप डिटेल भी दे सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए वीज़ा ऑफिसर को वो लिख देता है कि मैंने सर्च की हुई है पुर्तगाल के बारे में, इसके पास ग्रेट हिस्ट्री है, रिच हिस्ट्री है, और मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी काम है मेरे रिलेटिव जो मैं समझता हूँ। वो इस तरह की चीज़ें आपने लिखनी है। तो यहाँ पे ये क्लियर करना है कि मैं जॉब कैसे सर्च करूँगा। तो वो स्टार्ट कह रहा है कि मैं स्टार्ट करूँगा जॉब लिस्बन से स्टार्ट करूँगा, जो कि कैपिटल है। अगर वहाँ से मुझे जॉब नहीं मिली तो फिर वो बताता है कि मैं नेक्स्ट सिटी चल जाऊँगा, वहाँ से ना मिली मैं नेक्स्ट सिटी पे चल जाऊँगा। वो तीनों सिटी का बता रहा है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि आफ्टर ट्राई माई लक इन लिस्बन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पोर्टो इन द नॉर्थ। पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे ये देखे 2024 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो मैंने ऊपर डेट चेंज कर दी थी। ये आप बिल्कुल थोड़ा सा परेशान ना होइएगा कि यार ऊपर तो 2025 लिखा हुआ है, नीचे 2024 लिखा हुआ है। तो मैंने डेटें थोड़ी तब्दील कर दी हैं। तो आप इस तरह स्केड्यूल बना सकते हो, इसका तरीकाकार इस तरह कर सकते हो। 1 मंथ मैं इस सिटी में रहूँगा, कैपिटल में रहूँगा, ये जगह पे मैं जाऊँगा। जगह की आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे कैपिटल के अंदर कौन कौन सी जगह है मैं बताऊँगा कि आप बताओगे कि मैं यहाँ पे रहूँगा इस
होटल में रहूँगा या फिर इस हॉस्टल में रहूँगा। आपने अकोमोडेशन का बताना है, आपने बताना है कि यहाँ पे मैं जॉब सर्च करूँगा, जॉब ना मिली तो मैं नेक्स्ट सिटी के चल जाऊँगा, और नेक्स्ट सिटी का बताना है मैं पोर्तो चला जाऊँगा, वो पोर्तो को बता रहा है मैं पोर्तो चला जाऊँगा और पोर्तो में जॉब सर्च करूँगा, वहाँ पे बताऊँगा कि मैं यहाँ पे स्टे करूँगा। अब यहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा में एक और चीज़ बता दूँ कि आपके पास अकोमोडेशन हॉस्टल की है या होटल की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या घर की भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने प्रॉपर करेक्ट एड्रेस देना है कि मैं यहाँ पे रहूँगा। अब वो कह रहा है कि ट्रैवल पास के लिए मैं ये कार्ड इस्तेमाल करूँगा, वो कार्ड इस्तेमाल करूँगा। मैं बता दूँ यहाँ पे ऐसा क्या होता है। अगर आप लिस्बन जाते हो ना तो वहाँ पे एक कार्ड मिलता है, कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ा होगा लास्ट टाइम मैं गया था जब पुर्तगाल। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ये देखें ये कार्ड है, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर मेरी तस्वीर भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें। अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह का कार्ड होगा, ये कार्ड मिल जाता है आपको। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफ़र होते हैं, 30 यूरो का, 40 यूरो का। अगर 40 यूरो का कार्ड अगर आप ले लेते हो, उसका बेनिफिट ये होता है कि आप ये लिस्बन के अंदर जितनी भी बस सर्विसेज हैं, लिस्बन के अंदर जितनी भी ट्रेन सर्विस हैं, लिस्बन के अंदर छोटे छोटे प्लेन्स हैं जो कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, वो भी फ्री होंगे। और जो बोट्स हैं, बड़ी बड़ी बोट्स हैं पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, एक जजीरे से लगा लें या एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाती हैं, वो भी फ्री हैं। बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं यार, इसके अंदर बेनिफिट हो जाता है कार्ड के अंदर। तो ये 40 यूरो का अगर आप पैकेज ले लेते हो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो मैं लिस्बन के अंदर ये कार्ड इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने कार्ड्स की भी डिटेल डाल दी है कि मैं ये कार्ड इस्तेमाल करूँ, ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता चले कि बच्चे को थोड़ी एक्सपीरियंस है या इसने थोड़ी सर्च की हुई है। वो जो वीडियो थी ना, 3 नंबर वीडियो थी, उसी की सीरीज़ के अंदर मैंने आपसे IEFP का लेटर बनवाया था। उस लेटर के मतलब बता रहा है कि उसी इदारे से मैं कॉन्टैक्ट करूँगा, उस इदारे से मैं कहूँगा कि मेरी हेल्प करें अगर मुझे जॉब के लिए उनकी मदद दरकार हुई, या मैं उनसे पूछूंगा कि मेरे आप क्या हेल्प कर सकते हैं, कि यहाँ क्या पे एक पॉइंट तरीकाकार की है बात आपने वहाँ आपने से ये जॉब ऐड अप्लाई करनी है, करनी है, हमको जॉब बताना कि अगर मुझे ढूंढनी जॉब है, ना या मिली जॉब तो लेने मैं का ऐसे क्या तरीका तरीकाकार है। यानी नेक्स्ट कि नेक्स्ट आपने आगे बताना है चलते टू जाएं मंथ चलते बाद, जाएं। अगर 2 मंथ का प्लान वीडियो है में 2 मंथ का, प्रॉपर 3 लेके मंथ का जाऊंगा, प्लान मैं है 3 आपको मंथ वहाँ का पर पुर्तगाल प्लान में लेके बता देना जाऊंगा, कि टेंशन मैंने ना लें। इतनी देर बाद वापस आ जाऊँगा। ये चीज़ आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे है सेविंग के लिए बताना है कि जी मैंने पैसे कहाँ से लगाने हैं। अगर आपके भाई हैं सपोर्ट कर रहे हैं, अब्बू सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई सेविंग है, उस जो भी है उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो। तो हमारे जो लड़का था जिसके लिए मैंने वीज़ा अप्लाई किया, उसकी अपनी सेविंग थी, तो उसने कह दिया कि मैं मलेशिया के अंदर काम कर रहा था, जो जब मैं मलेशिया के अंदर काम कर रहा था मैंने कुछ सेविंग रखी है, उस सेविंग को मैं यूज़ करूँगा पुर्तगाल के अंदर, जो मेरे फूड के लिए, ट्रैवल के लिए, ये वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। यहाँ पे वो वीज़ा ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपको तमाम चीज़ें मैंने जो प्रोवाइड की हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके टेबल के ऊपर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट मेरी तरफ से चाहिए, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल शर्माइएगा मत, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल हिचकिचाहट का मुज़ाहरा मत कीजिएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ऊपर अपना नाम लिख देना, नीचे पासपोर्ट नंबर लिख देना, उसके नीचे फ़ोन नंबर लिख देना, उसके नीचे आपने ईमेल एड्रेस लिख देना। इस तरह आप अपना एक प्रॉपर कवर लेटर बना सकते हो। अब मैं आपको लेके जाता हूँ कि उस ट्रैवल प्लान जो आइटनरी है उसके अंदर आपने किस तरह इसको एक्सप्लेन करना है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जिन डेट्स का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है ना, वही डेट्स आपने वहाँ पे देनी है। ये मत कीजिएगा कि यहाँ पे डेट्स हो रहे हैं, वहाँ पे डेट्स हो रहे हैं। किस डेट का प्लान बनाना है वो डिफरेंट है, किस डेट को आ रहे हो वापस डिफरेंट है। इसी तरह है होटल बुकिंग के अंदर भी जो आपने डेट्स दी हैं, रिटर्न टिकट्स के अंदर डेट्स दी हैं, यार ये सारी चीज़ें आपने ना मैनेज करके जानी है। चलें अब मैं आपको लेके जाता हूँ आइटनरी की तरफ। अब ये ट्रैवल प्लान या इसको आइटनरी भी कहते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह बनानी है। ये एक आपके सामने मैं एक सैंपल लेके आया हूँ, आपने बता देना ऊपर कि ये आइटनरी है मेरी, ये जॉब सीकर वीज़ा के लिए, पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा के लिए, उसकी एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे नीचे मैं लिख रहा हूँ कि मेरा ट्रैवल प्लान है 90 डेज़ का वहाँ पे स्पेंड करने का। ये यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपका ट्रैवल प्लान है 60 डेज़ का यानी कि 2 मंथ का, तो वो यहाँ पे 60 डेज़ या 2 मंथ लिख दीजिएगा। किस डेट से लेके किस डेट तक यहाँ पे मैं डेट लिख रहा हूँ। ये जो डेट है आपकी, जिस डेट से आप लेके जिस डेट तक आप वहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं या रहना चाह रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे रह के आप जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, वो आपने लिखना है। ये विज़िट वीज़ा नहीं है, वहाँ पे मौज मस्ती करने नहीं जाना। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप बताओ कि मैं एफल टावर देखने जा रहा हूँ, मैं उसके बाद वो ब्रिज देखने जा रहा हूँ, मैं वो फेरी की सवारी करूँगा, मैं वो चीज़ें खाने जाऊँगा, ऐसी चीज़ें नहीं यहाँ पे लिखनी है। अच्छा यहाँ पे आ गया कि पहला कि आपने किस डेट को वहाँ पे उतर रहे हो।
ये बता रहे हो कि मैं इस डेट को यहाँ कुआलालंपुर से चलूँगा, आप सऊदीया, दुबई या किसी भी कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, किसी भी कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, उस कंट्री का बता देना, मैं यहाँ से फ़्लाई करूँगा। आगे मैंने डिटेल दी हुई है, ये मैंने ज़रा शॉर्ट डिटेल दी हुई है और मैंने सैंपल में दी हुई है। यहाँ पे आपने टिकट की डिटेल दे देनी है अच्छी खासी कि ये मेरी टिकट है, इतना बजे फ़्लाई करूँगा, यहाँ पे स्टे करूँगा, वहाँ से फ़्लाई करके वहाँ पे पहुँचूँगा। चलिए नेक्स्ट आ गया जी, कोशिश करें डायरेक्ट की को टिकट जो है ना ढूंढ के वो लगा देंगे, डायरेक्ट की ये मैं डायरेक्ट चला जाऊँगा, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब सेकंडली आ गया कि मैं इतने बजे इसी यानी कि डे को वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो ये है कि मैं होटल चेक इन करूँगा, आगे होटल का एड्रेस ये मैंने आपको एक सैंपल दिया हुआ है। तो ये होटल का एड्रेस, मैं इस होटल के एड्रेस पे चल जाऊँगा, होटल का नाम है, उसका एड्रेस है और आगे ये मैंने दिया हुआ है, उसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो ये एक सैंपल दिया हुआ है, ये इसमें से आप गलतियाँ मत निकालिएगा, जस्ट मैं एक सैंपल रखा हुआ है। अब ये है कि लिस्बन में मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अब सेकंडली ये है कि इस तारीख से लेके इस तारीख का यानी कि मंथ चेंज कर लीजिएगा यहाँ पे। अगर वो 6 मंथ है ना, तो आगे 7वां मंथ होगा ना, यानी कि 22 तारीख या 19 तारीख 7वें मंथ को मैं यहाँ पे चल जाऊँगा, यानी कि 1 महीना या जितने दिन आपने स्पेंड करना है उस सिटी में आप लिख दीजिएगा, मैं सिटी में इतनी देर रहूँगा, नेक्स्ट सिटी के अंदर इतनी देर रहूँगा, वो भी आप लिख दीजिएगा। मैंने फ़ारो लिखी है, नेक्स्ट सिटी है फ़ारो, इसका सिटी है, पहले लिस्बन था, अब फ़ारो है, उसके बाद पोर्टो है। ये तीनों सिटीज़ का मैंने नाम लिख दिया हुआ है। यहाँ पे आप बता दीजिएगा कि मैं इस होटल में चेक इन करूँगा, इस डेट को, वो टाइम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे उस होटल का एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारा कुछ डिटेल दे दीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है तीसरे मंथ के अंदर। तीसरे मंथ ही अगर आपने 2 मंथ का ट्रैवल प्लान बनाना है तो आप यहाँ तक ही रह सकते हो। अगर आपने 3 मंथ का बनाना है तो आप तीसरा मंथ भी डाल सकते हो और सिटी का नाम लिख सकते हो। जिस सिटी में रह के आपने जॉब सर्च करनी है तो वहाँ पे आप बता दीजिएगा, उस सिटी का आगे एड्रेस लिख दीजिएगा, उस सिटी के अंदर मौजूद हो रेजिडेंसी या होटल है, हॉस्टल है या किसी के पास रह रहे हो, वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पे आप डिटेल लिख सकते हो उस होटल से लेके कि मैं यहाँ पे रह के इस जगह पे जॉब सर्च करूँगा और यहाँ पे रह के इस जगह पे जो अपनी पॉइंट्स है अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि मैंने इन पॉइंट्स के ऊपर जॉब सर्च करूँगा, ये डिटेल दे सकते हो। अब यहाँ पे है जब आपने वापस आना है, जब आपने वापस आना है तो आप बता सकते हो कि मैं मिसाल के तौर पर मैं मलेशिया से वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मैं बता रहा हूँ कि जी मैं मलेशिया वापस आऊँगा, तो मैं मलेशिया जब वापस आऊँगा उसकी डिटेल दे रहा हूँ कि मैं कुआलालंपुर वापस आऊँगा तो उसकी डिटेल बता रहा हूँ। आप बता सकते हो आप किस सिटी में वापस आ रहे हो, किस कंट्री में वापस आ रहे हो, उसकी आप डिटेल दे सकते हो। और मैं बता रहा हूँ कि मैं जहाज़ लूँगा। यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हो कि मैं चेकआउट करूँगा इस डेट को, उसके बाद एयरपोर्ट पे चल जाऊँगा, एयरपोर्ट से ये वाली मेरी फ़्लाइट होगी, ये फ़्लाइट लेके मैं यहाँ पे मलेशिया इतने बजे पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह की भी आप डिटेल दे सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया दिया। अब नीचे आपका नाम हो जाएगा और उसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा, नाम के बाद आ जाएगा आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो है ना उसके बाद आ जाएगा नीचे पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। ये मैंने एक डिटेल्स सैंपल सा दिया हुआ है। इस तरह ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ये आपका आइटनरी तैयार हो जाएगा। होपफुल हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मैंने डिक्लेरेशन लेटर, आपके पास कवर लेटर, या फिर उसके बाद तीसरा लेटर है आपके पास ये आइटनरी, ये तीनों लेटर जिसके अंदर ट्रैवल प्लान भी जिसे कहा जा सकता है, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। होपफुली कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो वैलिड है, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है इससे या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दूसरों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। तो इससे ये होगा कि मुझे सपोर्ट मिलेगी, मुझे पता होगा कि मेरी लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर कर पाऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके इनकी तरतीब लगाऊंगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे थाईलैंड के अंदर, वहाँ पे जाके सबमिशन करेंगे। थाईलैंड में किस तरह पैसे पे करने हैं, कितने पैसे पे करने हैं, क्या तरीकाकार है, वह ATM मशीन्स कहाँ कहाँ पे वहाँ पे मौजूद हैं, और उसके अलावा हमने वहाँ पे पहुँचना कैसे है, नज़दीक कौन हॉस्टल है या होटल है, कौन सा हम वहाँ पे बुक कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसी तरह मैं आपको गाइड करूँगा। वहाँ पे आपको लेके भी जाऊँगा, वापस भी लेके आऊँगा, और जैसे ही हमारा वीज़ा अप्रूव होता है तो मैं आपको पुर्तगाल भी लेके जाऊँगा। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ साथ जो है ना आपको लेके चल रहा हूँ। तो बस ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को मिस ना कीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मेरा साथ दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।